नमस्कार साथियों, VNITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सेकेंड ईयर फिटर की थ्योरी का सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे फिटर सेकेंड ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक, तो आपका ये देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये पहला क्वेश्चन है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है, किसी गति परक के वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होगी। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी गतिशील वस्तु, जो गतिशील वस्तु होती है, एक तरफ एक दिशा में गति करती रहती है, तो जब उस पर कोई घर्षण बल लगता है तो वो बल की दिशा क्या होती है। ठीक है, उस बल की दिशा क्या होती है, यानी कि वह किस दिशा में लगेगा। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो गाड़ी जब आप चलाते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी, मान लीजिए आपकी गाड़ी है। ठीक है, मान लो ये गाड़ी है और इसकी दिशा क्या है, इस तरफ है। ठीक है, और जब इस पे ब्रेक लगेगा, या आप इलेक्ट्रिक अगर व्हीकल है तो आप रिवर्स गियर जब लगाओगे, रिवर्स गियर लगाने पे भी बाइक धीमी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो रिवर्स गियर उसकी विपरीत दिशा में लगता है। दिख रहा है सभी को? जब भी बल लगेगा या जब भी कभी घर्षण लगेगा, वह हमेशा किस साइड लगेगा, इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है भाई, गाड़ी इस तरफ जा रही है ना, और जब घर्षण लगेगा इन दोनों पहियों पे तो क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, तभी गाड़ी रुकेगी। ठीक है, अगर हम वीडियो गेम की बात करें तो क्या करते हो, जब ब्रेक लगाने के लिए रिवर्स बटन दबाते हो तो वो पहले रुकती है, फिर रिवर्स होने लगती है। टॉयज के भी साथ भी यही होता है, जो खिलौने होते हैं उनके साथ भी यही होता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी यही होता है। तो ये जो घर्षण लगता है, यानी ब्रेक जो लगता है, ठीक है, ब्रेक घर्षण की वजह से लगता है। ठीक है, मान लीजिए जी ये जो ब्रेक लग रहा है किस दिशा में लगता है, इसकी विपरीत दिशा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वस्तु के सामने, यानी कि वस्तु के सामने की ओर से जो ब्रेक बल लग रहा है, ये हो जाएगा वस्तु के सामने की ओर से लगने वाला बल। ठीक है, यानी कि किसी पारंपरिक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल यदि लग रहा है तो वो किस दिशा में लगेगा, उस वस्तु के सामने, यानी कि विपरीत दिशा में, सामने की ओर से लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक यूज किया जाता है, वो होता है म्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्नेहक। हमने कूलेंट और लुब्रिकेंट पढ़ाया है, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट। स्नेहक का क्या उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन है स्नेहक का यानी लुब्रिकेंट का क्या उद्देश्य है। आप जैसे गाड़ी में मोबिल डालते हो तो उस मोबिल का क्या उद्देश्य होता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य होता है, दबाव को बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए। तो जब भी हम कभी देखिए, अगर बिना मोबिल के गाड़ी चलाइए तो क्या होगा, इंजन गर्म होगा, इंजन सीज हो जाएगा, यानी कि जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जाम किस वजह से होता है, घर्षण हो रहा है। कई सारे गियर होते हैं उसके अंदर, वो आपस में फंस कर चलते हैं और फंस कर चलने की वजह से क्या होता है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है
तो लुब्रिकेंट यानी जो मोबिल आप डालते हैं गाड़ी में, वो क्या काम करता है, घर्षण को कम करने का काम करता है। ठीक है, घर्षण को क्या करता है, कम करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि लुब्रिकेंट क्या काम करता है, घर्षण को कम करने का काम करता है। तो यहाँ पूछ लिया है मशीन भाग को में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लुब्रिकेंट्स का उपयोग किया जाता है। अगले पे आते हैं, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है। एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है, तो उसके केंद्र पे होता है हमेशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से कौन सा ज्यामितीय आकृति का क्या है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के आधार से स्थित इसकी ऊंचाई 1/3 है। अगर 1/3 हाइट है तो उसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आधार पे होगा। ये किस शेप में होगा, ये होगा त्रिभुजाकार, रेक्टेंगुलर में। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर यानी कि त्रिभुज के आकार की कोई आकृति है तो उस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ेगा, मान लीजिए ये जो त्रिभुजा आकार है, ठीक है, मान लीजिए एक बराबर त्रिभुजा आकार है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो सबसे नीचे उसके आधार पे होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, लॉक नट या चेक नट को क्या है, चैम्फर्ड किया जाता है। कैसे चैम्फर्ड किया जाता है, बोथ साइड। ठीक है, जो लॉक नट होता है और क्या है, लॉक नट या चेक नट जो होता है उसको बोथ साइड यानी दोनों तरफ चैम्फर्ड किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिवेट आमतौर पर द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, जो रिवेट लगाए जाते हैं। मान लीजिए एक रिवेट है, ठीक है, मान लीजिए एक रिवेट है, तो ये किसके द्वारा निर्देशित किया जाएगा, देखिए ऐसा एक रिवेट है, ये किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो ये किया जाता है नॉमिनल डायामीटर के द्वारा। ठीक है, नॉमिनल डायामीटर के द्वारा ये निर्देशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी फास्टनिंग है, यानी कि अस्थायी फास्टनिंग। फास्टनिंग जानते हैं, दीवार पर कोई चीज फंसाना या किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, या किसी चीज को आपस में क्लैंप कर देना, ये फास्टनिंग कहलाता है। जैसे ये टीवी है, मान लो ये एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन क्या है, दीवार पे फंसी है, तो दीवार पे फास्टनिंग द्वारा फंसाई गई है। ठीक है, तो अस्थायी फास्टनिंग क्या होती है, पहले हम समझ लेते हैं फास्टनिंग कितने प्रकार की होती है। तो फास्टनिंग होती है 3 प्रकार की। पहली होती है स्थायी, ठीक है, पहली स्थायी फास्टनिंग होती है। दूसरी है अर्धस्थायी, अर्धस्थायी, और तीसरी होती है अस्थायी। ठीक है, 3 तरह की फास्टनिंग होती है। ठीक है, स्थायी फास्टनिंग में क्या क्या आता है, जैसे वेल्डिंग, वेल्डिंग आपकी परमानेंट जोड़ दिए। ठीक है, स्थायी फास्टनिंग का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं और उनको अलग करने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही पार्ट यानी कि जोड़े गए दोनों ही पार्ट खराब हो जाएंगे। तो जब आप वेल्डिंग करते हैं, परमानेंट वेल्डिंग जब हो जाती है, तो जब आप उस वेल्डिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उस पार्ट को अलग करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि जो जोड़ा गया पार्ट है और जिसमें जोड़ा गया है वो दोनों ही पार्ट खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये स्थायी वेल्डिंग होती है। अर्धस्थायी वेल्डिंग क्या है कि जोड़े गए पार्ट, जो पार्ट आप जोड़ रहे हैं वो तो सही सलामत रहता है, लेकिन जिसमें जोड़ा जाता है
वो क्या होता है, खराब हो जाता है। और अर्ध स्थायी में क्या होता है कि सामान को अलग किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है दोनों में से कोई एक सामान, मतलब दो पार्टों में से कोई एक पार्ट खराब हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ियों की नंबर प्लेट हो गई, आजकल जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आती हैं, उनको देखिए रिवेट से लगाया जाता है। तो जब आप उसको उखाड़ेंगे तो क्या होगा, वापस अगर मान लो एक बार लगा दिए, फिर अगर उखाड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी जो नंबर प्लेट है या तो वो खराब हो जाएगी, या तो जो जहां पर उखाड़ा गया है जो फास्टनर लगा हुआ है वो खराब हो जाएगा। तो अधिकतर केस में क्या होता है, जो फास्टनर लगाया जाता है, जो वहां पे कील जो रिवेट जो लगाया जाता है वो खराब हो जाता है, प्लस वो जिस नंबर प्लेट पे लगाया जाता है उस नंबर प्लेट का होल खराब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अर्धस्थायी फास्टनिंग यह हो गई जैसे रिवेट, ठीक है। और अस्थायी फास्टनिंग क्या हो गई, अस्थायी फास्टनिंग वो फास्टनिंग होती है जिसमें सामान को आसानी से बांधा भी जा सकता है और खोला भी जा सकता है। खोलते और बांधते समय यानी कि जोड़ते और अलग करते समय दोनों ही पार्टों का यानी कि फास्टनर का भी और दोनों पार्टों का भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे नट बोल्ट, नट और बोल्ट, ठीक है। अब आप गाड़ियों में ही देख लीजिए, आपके पहिए होते हैं, पंचर हो जाती है तो पहिया खोल के ले जाते हो, ठीक है, फिर वापस ले आके लगा देते हो, नट बोल्ट की वजह से लगता है। तो नट बोल्ट क्या हुआ, अस्थायी फास्टनिंग हुआ, ठीक है। तो क्या है इनमें से कौन सी अस्थायी फास्टनिंग है, तो ये हो जाएगी आपकी स्क्रू वाली। जब कभी आप स्क्रू लगाइए तो देखिए आपके बाइक में भी स्क्रू होता है ना, मान लीजिए टंकी का स्क्रू हो गया या साइड आपके सीट का स्क्रू हो गया, तो जब आप क्या करते हैं, जब कोई खराबी आ जाती है स्क्रू खोल लिए, पार्ट को बाहर निकाल लिए, ठीक करे, फिर वापस लगा के स्क्रू टाइट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ना ही स्क्रू खराब होता है और ना ही कोई पार्ट खराब होता है। तो अस्थायी फास्टनिंग क्या हो गई, स्क्रू हो गई। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। इन चारों में से रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। पहले समझ लेते हैं रिवेट के टोटल कितने भाग होते हैं। तो पहला होता है हेड। तो मान लीजिए हम काउंटर सैंक अगर रिवेट बना रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, रिवेट कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये इसका हेड हो गया, ठीक है, ये हो गया सैंक, काउंटर सैंक, ठीक है, और ये हो गई आप इसकी टेल, जितनी लंबी नीचे तक जाती है वो हो गई टेल। तो इसमें होता क्या नहीं है, पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है। समझ में आया? सॉरी, टेल नहीं होता है, पॉइंट तो नीचे वाला हिस्सा है, टिप पॉइंट होता है, टेल नहीं होता है, इसकी लंबी पूंछ नहीं होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, मैट्रिक प्रेडो का ग्रेड कौन है। देखिए हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश समझ लेते हैं इसकी। क्या है, द थ्रेड एंगल ऑफ मैट्रिक थ्रेड इज। मैट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल क्या होता है, पहले ये समझते हैं थ्रेड एंगल होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो थ्रेड एंगल कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है, ये जो स्क्रू होता है उसके दोनों तरफ ये जो थ्रेड चूड़ियां बनी होती हैं, इनका ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाता है, थ्रेड एंगल कहलाता है। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, हम थ्रेड एंगल कहते हैं। और मैट्रिक थ्रेड में कितने का एंगल होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, हमेशा 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। स्क्वायर थ्रेड में 90 डिग्री का एंगल होता है।
देखिए एक ये चित्र दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है, मतलब इसमें कौन सा रिवेट हेड दिखाई दे रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये हेड जो है ये तिरछा कटा हुआ है, ठीक है, काउंटर सिंक है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा काउंटर सिंक रिवेट। कैसा रिवेट है? काउंटर सिंक है, ठीक है। स्नैप होता तो ये चौकोर होता, पैन होता तो क्या होता, देखिए स्नैप होता तो कैसा होता, ऐसा, ठीक है, ऐसा होता, समझ आ रहा है। और पैन होता तो कैसा होता, ये स्नैप हो गया, पैन होता तो ये ऐसा होता। देखिए पैन होता तो ये ऐसा होता, सॉरी, ये हल्का सा तिरछा होता, ठीक है, उल्टा पैन जैसे होता है, या कभी कभी ये गोल हो जाता है ऐसे मशरूम के आकार में, जिसको मशरूम हेड भी कहते हैं। फ्लैट होता तो एकदम चपटा होता, देखिए फ्लैट कैसा होता, ऐसे एकदम ऐसा, ठीक है। तो काउंटर सिंक ये जो हिस्सा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका काउंटर सिंक हेड। ये क्योंकि ये काउंटर सिंक है, ये तिरछा है। जब भी कोई फ्लैट हिस्से के नीचे तिरछा एंगल, एक एंगल दिया जाएगा लगभग 60 डिग्री का या 70-80 डिग्री का, तो वहां पे क्या होगा, ये काउंटर सिंक बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी का स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन में क्या है, एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो प्योर इंग्लिश में भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसमें सारे ही क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में है, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कायदे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझ लेते हैं क्या है। व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनली पर्पस, ठीक है। तो क्या है, व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस, यानी कि प्रोफेशनल पर्पस और सोशल लाइफ के लिए कौन सी स्किल यानी कौन सा कौशल आवश्यक है, एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। तो वो हो गई लर्निंग स्किल। आप अगर देश के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश की भाषा आ रही है, ठीक है, तो आपको अधिक महत्वपूर्ण भी समझा जाएगा, ठीक है, खास व्यक्ति भी समझा जाएगा। और दूसरी चीज, आप अपनी चीज़ों को कायदे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब जैसे बेंगलोर वगैरह में क्या है, तमिल बोली जाती है, ठीक है, कन्नड़ बोली जाती है, तो वहाँ पे आप हिंदी तो बोल नहीं पाओगे, वहाँ पर क्या चलेगी, इंग्लिश चलेगी, ठीक है। तो देश के लगभग राज्यों में क्या है, अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज भी है जो हर कोई जानता है या हर किसी को नॉलेज में है, वो है इंग्लिश की लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश की लैंग्वेज का ज्ञान हर किसी को थोड़ा बहुत है। अगर आप इंग्लिश का लैंग्वेज याद करे रहेंगे तो क्या होगा, आपको आपके प्रोफेशनल पर्पस और सोशल लाइफ में अच्छा कौशल रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइल एड्रेसिंग द बॉस यू शुड बी, इसमें कहा क्या जा रहा है कि अगर आप अपने बॉस को यानी कि अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, यानी उनसे बातचीत कर रहे हैं या उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसी से, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो इम्प्रोलिट कैटेगरी में आएगा,
अनप्रोफेशनल कैटेगरी में आएगा, अनफॉर्मल कैटेगरी में आएगा, फॉर्मल कैटेगरी में आएगा या एक्सप्रेसिव कैटेगरी में आएगा? तो हमेशा हो जाएगा क्या, फॉर्मल, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, आप अपने बॉस को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाय, हाउ आर यू, व्हाट इज अप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये जिस तरह की बातें की जा रही है हाय हेलो करके, तो ये किस तरह की बातें हैं, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, तो ये हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। फॉर्मल यानी ऑफिशियल रूप में तो आप ऐसे कम्युनिकेशन करते नहीं हो हाय हेलो करके, ठीक है। हाय हेलो किस पे करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है, तो या दोस्तों यारों के साथ करते हैं। तो दोस्ती यारी में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और जब हम किसी ऑफिस में या किसी पदाधिकारी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं या मिले हैं, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, गुड बाय, गुड बाय तो नहीं कहेंगे, गुड डे भी नहीं कहेंगे, हैव अ गुड डे जब चले जाते हैं या मिल के जाने लगते हैं तब कहते हैं, सी यू भी जब जाने लगते हैं तभी कहते हैं, तो क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप जब मिलते हैं तो क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू हिम, सॉरी आस्क्ड टू, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन। मतलब प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और मनोज से क्या पूछेगा, मनोज से क्या करेगा, मनोज से पूछेगा उसके हॉल टिकट के बारे में। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज यानी उसका, ठीक है, हिज हॉल टिकट। तो आज आंसर हो जाएगा हिम और हिज। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट वर्ब इसमें डालना है। तो क्या है, आई मूवी, क्या है, वॉच, आई वॉच, वॉच्ड या आई विल वॉच, ठीक है, वॉच, आई एम वॉचिंग, वॉच्ड या आई विल वॉच। तो आई विल वॉच तो कहीं नहीं होगा, तो हो जाएगा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइस, डिवाइसेस इज, डिवाइसेस का सिंगुलर यानी कि ये प्लूरल है डिवाइसेस, तो इसका सिंगुलर वर्ड क्या होगा, तो इसका सिंगुलर हो जाएगा डिवाइस, ठीक है, ये हो जाएगा डी, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस, डिवाइसेस, ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं, डिवाइस एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक है। देखिए, द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे, यानी कि हो चुकी है ना, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वॉज नेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस इन अप्रोप्रिएट वर्ड। इस वर्ड को अप्रोप्रिएट में कंप्लीट करना है। तो क्या है, द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वॉज नेसेसरी हो जाएगा। मेक तो नहीं होगा क्योंकि ये हो चुका है, तो थर्ड फॉर्म लगेगी। वॉज मेड भी नहीं होगा क्योंकि वॉज यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। विल मेड नहीं होगा क्योंकि वॉज लगा हुआ है, ये फ्यूचर टेंस है ही नहीं, पास्ट टेंस है, तो ये हो जाएगा क्या, मेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसमें पूछा है इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन में इसको सेंटेंस को बदलना है। तो वेंट क्या है, वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम, क्या हुआ,
पिछले मतलब यस्टरडे यानी कल के गेम में गलत हुआ, तो आंसर हो जाएगा कि कल के गेम में क्या गलत हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में टुक को चेंज करना है, तो हो जाएगा वॉज एंड वेन टेकन। ठीक है, टेक, टुक, फिर टेकन, तो टुक है, टुक सेकंड फॉर्म है, तो हमेशा सेकंड फॉर्म प्रेजेंट टेंस के साथ तो लगती नहीं है, पास्ट टेंस के साथ लगेगी हमेशा। तो पास्ट टेंस के साथ अगर लगेगी तो पैसिव वॉइस बनेगा क्या, वॉज टेकन या वर टेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर द टैप ओनली नाउ। क्या कह रहा है, द प्लम्बर द टैप ओनली नाउ, यानी कि ये खाली स्थान भरना है हमें। तो द प्लम्बर क्या है, द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ, यानी कि प्लम्बर अभी केवल फिट कर रहा है, अभी ही फिट कर रहा है, मतलब अभी ही से शुरू किया है उसने फिट करना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए, व्हेन यू बोरो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से, यानी कि जब आप किसी ट्रेनी से या अपने ट्रेनी से क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर मांगते हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आप अपने ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर लेते हैं या मांगते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, ये तो कहना नहीं चाहिए, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं देना है, हमें रिक्वेस्ट करनी है। तो क्या क्या आ जाएगा आंसर, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे या क्या तुम मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दोगे। ठीक है, अगर वो सहमत होता है तो आपको दे देगा, तो आंसर हो जाएगा कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड, शार्प, लार्ज, सॉरी लेंथी, ब्राइट आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये कैटेगरी वाइज है, ये कैसा एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये समझ लेते हैं शब्द क्या कहते हैं। शब्द अगर किसी चीज को बता रहे हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब जैसे चाकू, चाकू बहुत तीखी है, ठीक है, चाकू यानी शार्प है बहुत, ठीक है, या बल्ब बहुत ब्राइट है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी खासियत को या उसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो वहां पर वो कैसे वर्ड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डिस्क्राइबली वर्ड। ठीक है, डिस्क्राइबरी वर्ड हो जाएंगे, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यानी बल्ब कैसा है, तो वो बल्ब बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो वहाँ जो चमकना हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्क्राइबरी वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, आर। ठीक है, अब ये कैसे शब्द हैं, ये क्या है, ये नेमिंग है। ठीक है, इन सब के नाम है भाई, टेबल का नाम टेबल होगा, ठीक है, टेबल का नाम टेबल होगा, वायर का नाम वायर होगा, सॉकेट का नाम सॉकेट होगा, तो सबका एक एक नाम है, तो ये क्यों, कौन से वर्ड हो गए, नेमिंग वर्ड हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये कैसे वर्ड हैं, ये हैं एक्शन वाले वर्ड। मतलब अब जैसे हमने कह दिया ना कि जैसे क्या कहा, हमने कहा उठा लो, ये सामान उठा लो, यानी कि यू वांट लिफ्ट दिस थिंग। ठीक है, तो लिफ्ट आ गया,
मान लो किसी काम को, या हम कहते हैं, या किसी चीज को हम कहते हैं ग्राइंड कर दो, तो ग्राइंड क्या हुआ? एक्शन है, क्रिया है, ठीक है, जो काम आप करने जा रहे हैं, जो एक्शन आप करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएंगे सारे एक्शन वर्ड। ये सारे कौन से हैं? एक्शन वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये कैसे एग्जाम्पल हैं? हाँ, ये एग्जाम्पल है किसके? पंक्चुएशन के, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, ये सारे पंक्चुएशन मार्क है। मतलब एक पंक्चुएशन का मतलब है कि एक लाइन कंप्लीट हो गई है, फुल स्टॉप लगा दिया, अब दूसरी बात कहना जा रहा है वो, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे या दूसरे पॉइंट से लिखेंगे, तो वहां पे पंक्चुएशन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन यू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन अ टॉपिक व्हाट डू यू से। अब जब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप किसी टॉपिक पर बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? लेट्स डिस्कस, चलो वार्तालाप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री, ठीक है, जब आप किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर पोलाइटली डिसएग्री हो जाते हैं, यानी कि मानते नहीं हैं कि ये सही नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, ठीक है, तो कैसा शब्द हो जाएगा ये? क्या कहेंगे आप? आई अफेयर्ड आई हैव टू डिसएग्री, ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीजें गलत हैं या मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आई अफेयर्ड आई हैव टू डिसएग्री, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब आपने क्या किया? आपने रिक्वेस्ट किया कि ये मंडे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे मान लो मुझे एक असाइनमेंट मिला है और मैंने रिक्वेस्ट की अपने बॉस से या अपने बड़े अधिकारी से कि ये मैं मंडे तक ख़त्म कर लूँगा, ठीक है, या मुझे मंडे तक का टाइम दे दे, मैं मंडे तक ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ? ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप ऑफिस की तरफ से बात कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। जेस्चर यानी इशारे करना, ठीक है, एक्सप्रेशन यानी फेस के एक्सप्रेशन से, गुस्सा कर लिए तो मुंह बन गया है, हंसी आ रही है तो मुंह खिल गया, और आई कांटेक्ट वो एक कहावत नहीं है, इशारों ही इशारों में कुछ कहने वाले, ठीक है। तो उसी तरह से ये है इसकी कैटेगरी, इसकी भी एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जो इशारों में बात करते हैं ना, उनकी भी एक कैटेगरी होती है। तो गेस्चर जो हम इशारा करते हैं, ठीक है, उसे गेस्चर कहते हैं। जब हम गुस्सा होते हैं या हम हंसते हैं या हम किसी को इशारा कर लेते हैं, तो वो फेस का एक्सप्रेशन होता है। अब देखिए दुखी हो गए तो फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो आई कांटेक्ट, जब हम किसी से नज़रों में ही बात कर लेते हैं कि मतलब क्या हाल चाल है या उससे गुस्सा है, तो वो आंखों से ही पता चल जाता है ना, किसी को देख के, किसी को घूर के। तो ये लैंग्वेज क्या कहलाती है? ये कौन सी कैटेगरी की कम्युनिकेशन है? तो ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोलने की या लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इशारों में ही सब काम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। कंप्लीट द सेंटेंस विथ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब करने का एक कोई वर्ड लगाना और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो क्या है? द एरिया इज, क्या हो जाएगा? द एरिया इज
एक्सपेंसिव, महंगा है, एज अ हाउस इन इट कॉस्ट ऑफ लॉट मनी। तो एक्सपेंसिव आंसर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, उसकी खासियत बता रहे हैं, क्या है वो, एक्सपेंसिव है, महंगा है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसमें भी वही चीज पूछा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ सुटेबल, क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड इज इन माई टाउन आर इन, क्या है, कंडीशन। तो किस कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, ठीक है, कैसी कंडीशन है उसकी, गुड कंडीशन रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज अ गार्डन विथ लवली फ्लावर। तो यहां पे जो खाली स्थान है इसमें कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज अ प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। तो यहां पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बिग। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन आवर हाउस, सॉरी नियर आवर हाउस, ठीक है, हमारे घर के पास एक बड़ा प्लेग्राउंड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम चीज है, यहां पे हम डायरेक्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। तो एग्जांपल क्या हुआ, देयर आर अपार्टमेंट इन माई नियरहुड, ठीक है। तो देयर आर स्पेशियस, यानी कि क्या है, बहुत ही जगह वाला, बड़ा, ठीक है, स्पेशियस एरिया, स्पेशियस अपार्टमेंट इन आवर नियरहुड, ठीक है, हमारे नियरहुड में बहुत स्पेशियस अपार्टमेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 75 क्वेश्चन आपके ये पूरे हो गए। एम्प्लॉयबिलिटी, इसको और एम्प्लॉयबिलिटी हो गया आपका, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इनका क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया है। चलिए धन्यवाद।